हेलो फ्रेंड्स। माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम उन्हीं सब पॉइंट के बारे में जानेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली 4 नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। जो हम जनरली काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उस नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 डिजिट यूज करके बनाए जाते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। एग्जाम्पल के लिए 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, और इसी डिजिट को यूज करके हम बाइनरी नंबर बनाते हैं। बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 1, 1, 0, 1, 1 एंड सो ऑन। जो तीसरा नंबर सिस्टम है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। इसमें सिर्फ 0 to 7 8 डिजिट होते हैं, इन्हीं को यूज करके हम ऑक्टल नंबर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें 8 और 9 से बने हुए जो भी डेसिमल डिजिट होते हैं वो ऑक्टल में नहीं। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर। ये अल्फा न्यूमेरिक से बना होता है। इसमें 0 to 9 डिजिट यूज करते हैं और A to F लेटर यूज करते हैं। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। फॉर एग्जाम्पल 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। इस टेबल में डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल का इक्विवेलेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इस डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट अदर 3 जो नंबर सिस्टम है उनमें क्या होगा वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल नंबर अगर 3 है तो 3 का बाइनरी होगा 1 1। यहाँ पे 7 है तो 7 का बाइनरी होगा 1 1 1, और ऑक्टल और डेसिमल में 7 ही होगा। उसके बाद अगर 10 का देखते हैं तो डेसिमल में 10 का जो इक्विवेलेंट होगा बाइनरी में वो 1 0 1 0, और ऑक्टल में 1 2, और हेक्साडेसिमल में A। तो इस तरह यहाँ पे 0 to 15 डेसिमल का इक्विवेलेंट जो नंबर है अदर 3 नंबर सिस्टम में वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि किसी भी नंबर सिस्टम में कुछ डिजिट ले करके हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है b to the power n, वेयर b is the base of that number system and n is the number of digit। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे x और y 2 डिजिट हैं और उस डिजिट को ले करके हम इन चारों नंबर सिस्टम में अलग अलग कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर में ये x और y 2 डिजिट हमने लिया, और इसको अगर हम इस फार्मूले से अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, और b इज इक्वल टू 10 क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिजिट ले करके हम 0 to 99 नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसको अगर हम इस फार्मूले से अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू आल्सो 2, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो भी 2 है और नंबर ऑफ डिजिट भी 2 है। तो इसको टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 डिजिट ले करके और बाइनरी नंबर से मैक्सिमम हम 4 नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको हम डेसिमल में देखते हैं तो इसका रेंज होगा 0 to 3। मीन्स कि अगर कोई हम बाइनरी नंबर 2 डिजिट तक लेते हैं तो हम सिर्फ डेसिमल नंबर 0 से लेकर के और 3 तक ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एक ऑक्टल नंबर सिस्टम का। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 64 आएगा। इसका मतलब कि 2 डिजिट ले करके ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम मैक्सिमम 64 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और डेसिमल में अगर उसको हम देखते हैं तो 0 to 63 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है हेक्साडेसिमल का। तो इसमें n इज इक्वल टू 2 और बेस इसका 16 है, इसलिए b इज इक्वल टू 16। तो इस फार्मूले से यहाँ पे
2 डिजिट हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और इसको अगर डेसिमल से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको 0 से 255 तक ही हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था एक फार्मूला जिसको हम आगे माइक्रो कंट्रोलर में यूज करने वाले हैं। माइक्रो कंट्रोलर में हमें बेसिकली डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल को ही यूज करना है। तो डेसिमल के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, तो बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इस टेबल में, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल दिया हुआ है। अगर इस बाइनरी नंबर को 4 डिजिट में अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे 0 को 40 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे 1 के सामने 30 और लगा करके इसको भी 4 डिजिट बना सकते हैं। तो इस सारे बाइनरी नंबर को हमने 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है, और उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे हेक्साडेसिमल है। तो अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो इसको राइट साइड से हम 4 डिजिट का एक ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे 1001 ये पहला ग्रुप होगा, 1001, उसके बाद बचेगा 10, तो यहाँ पे है 10, लेकिन इसको 4 डिजिट बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 0 और ऐड कर देंगे। अब उसके बाद 1001 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या है इस टेबल से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1001 का जो इक्विवेलेंट जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल में वो 9 है, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद 0010 का जो इक्विवेलेंट यहाँ पे है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और उसके बाद इन दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 29 बेस 16। तो ये जो बाइनरी नंबर था, इस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट नंबर होगा 29। इसी तरह हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस ठीक इसका उल्टा होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है D1, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके सारे डिजिट को हम अलग अलग लिखेंगे। तो ये हो गया D और 1, और इनको इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर लिखेंगे 4 डिजिट में। तो 1 का 4 डिजिट इक्विवेलेंट बाइनरी होगा यहाँ पे 0001। तो 1 का हम कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में, तो ये हो जाएगा 0001। फिर D का 4 डिजिट इक्विवेलेंट बाइनरी होगा 1101। तो यहाँ पे D का इक्विवेलेंट हम 4 डिजिट बाइनरी लिखेंगे 1101। फिर इन जो बाइनरी ये जो नंबर हैं इनको मिला करके एक साथ लिख देंगे 11010001। तो ये हो जाएगा D1 हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है, और इसका आगे माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग में हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल 2 तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एक साइन वेव सिग्नल हमने प्लॉट किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस सिग्नल का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड है वो इतना है, और एक दूसरा जो पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड इतना है। फिर अगर कोई हम और एक पॉइंट लेते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, मतलब अलग अलग टाइम पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल देखते हैं। इस पे भी वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। डिजिटल सिग्नल में सिर्फ 2 ही स्टेट होते हैं, हाई और लो। इसका अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो वो कंटिन्यूअस वो हाई बना रहेगा, और उसके बाद अगर चेंज होगा तो सीधे लो होगा, बीच की इसके कोई वैल्यू नहीं हो। तो इसमें आप देख पा रहे हैं हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। तो इसमें सिर्फ 2 ही स्टेट हैं, या तो वो हाई है या लो है, इसके बीच का कोई तीसरा स्टेट इसमें नहीं है। डिजिटल सिग्नल को किसी बाइनरी नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल ठीक वैसे ही होता है जैसे हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं।
उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्विच है, इसको हमने ऑन कर दिया, तो जब स्विच को ऑन करते हैं तो इसका वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और जब इस स्विच को हमने ऑफ कर दिया तो इसका वोल्टेज बिल्कुल लो हो। तो इस तरह से हम एक स्विच के एग्जांपल से इस डिजिटल सिग्नल को समझ सकते हैं। बाइनरी नंबर में दो बेस नंबर होते हैं, 0 और 1। अगर स्विच के ऑन स्टेट को अगर 1 से रिप्रेजेंट करें और स्विच के ऑफ स्टेट को 0 से रिप्रेजेंट करें, तो ये जो डिजिटल सिग्नल है वो कुछ इस तरह से होगा, 1 0 1 0 1 0 1। किसी नंबर के इक्विवेलेंट हम कोई डिजिटल सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं उसको हम इस एग्जांपल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो डेसिमल नंबर 9 और 10 दिए हुए हैं, इसका हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद से उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1001, और इसके इक्विवेलेंट जब हम डिजिटल सिग्नल जनरेट करेंगे तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 है, इसका मतलब ये हाई होगा। फिर दो डिजिट जो हैं वो लो हैं, तो दो इसमें डिजिट ये लो हैं, तो यहाँ पे लो और लो होगा, और फिर लास्ट डिजिट हाई है तो इसको हम हाई कर देंगे। तो ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं, हाई लो लो हाई, ये 1001 बाइनरी का इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल, और इसका हेक्साडेसिमल में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 बेस 16। 9 बेस 16 का भी अगर हम डिजिटल सिग्नल अगर जनरेट करते हैं तो वो यही सेम होगा। दूसरा एग्जांपल है 10 10 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा 1010, और इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक डिजिटल सिग्नल जनरेट किया गया है, हाई लो। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे हाई कर देंगे, और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे लो कर देंगे। और इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर है A बेस 16, मीन्स कि A बेस 16 का भी अगर हम डिजिटल सिग्नल जनरेट करते हैं तो सेम सिग्नल होगा। बाइनरी नंबर के डिजिट को बिट भी बोलते हैं। जो सबसे राइट साइड में होता है उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, और जो बिट सबसे लेफ्ट साइड में होता है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बोलते हैं। बाइनरी और हेक्साडेसिमल को किसी MCU के ID में रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 11001001। इसको जब हम ID में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 भी इसके आगे हम ऐड कर देंगे। 0 भी ये डिनोट करता है कि ये नंबर बाइनरी नंबर है, और उसके बाद बाइनरी नंबर लिखते हैं। उसी तरह हेक्साडेसिमल के लिए भी हम हेक्साडेसिमल के आगे 0x राइट कर देते हैं, जिससे कि ID ये समझता है कि ये जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल है। ID में हम चाहे हेक्साडेसिमल लिखें या उसका इक्विवेलेंट हम बाइनरी नंबर लिखें, दोनों सेम होते हैं। मोस्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर प्लस 3.3 वोल्ट या प्लस 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। अगर बाइनरी नंबर के डिजिट 1 को प्लस 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट से डिनोट करें और 0 को 0 वोल्ट या ग्राउंड से डिनोट करें, तो डिजिटल सिग्नल कुछ इस प्रकार से होगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक समझ सकते हैं। मान लीजिए एक माइक्रो कंट्रोलर है जो 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई से ऑपरेट हो रहा है, तो 1 को 5 वोल्ट से रिप्लेस करेंगे और 0 को 0 वोल्ट से। तो यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल होगा उसका स्टेट होगा 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट। किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का जो पावर सप्लाई होता है वो उसका हाई लॉजिक होता है, और जो ग्राउंड होता है यानी 0 वोल्ट होता है वो उसका लो लॉजिक होता है। जिस तरह से किसी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह डिजिटल इन्फॉर्मेशन को भी मेजर करने के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे कुछ डिजिटल इन्फॉर्मेशन के यूनिट के बारे में हम जानते हैं, जिसमें है बिट। बिट भी एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन का यूनिट है। इससे हम एक सिंगल बिट को मेजर करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बिट होता है, फॉर एग्जाम्पल 0 या 1। दूसरा है निबल। निबल में 4 बाइनरी बिट होते हैं। 4 बाइनरी बिट को एक निबल बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1011 1000, ये एक निबल है। तीसरा एग्जाम्पल है बाइट। बाइट सबसे ज़्यादा यूज होता है और इसमें 8 बाइनरी बिट होते हैं। बाइट के दूसरे बड़े जो यूनिट हैं वो हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, जिसके बारे में हम लगभग जानते हैं और जिसको मेमोरी की कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए अक्सर यूज करते हैं। इसके अलावा और भी यूनिट हैं जैसे वर्ड या पेज, बट हमें अभी सिर्फ बिट और बाइट के बारे में जानना है। MCU की प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अगर हम C में प्रोग्राम करते हैं तो C में मुख्यतः 4 डेटा टाइप के बारे में हम जानेंगे, जिसमें है कैरेक्टर, इंटीजर, रियल नंबर और टेक्स्ट डेटा। इसमें पहला है कैरेक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैर लिखते हैं।
इसमें 8 बाइनरी बिट होता है या 1 बाइट होता है। फॉर एग्जांपल 0100 1010 और इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल है 4A। कैरेक्टर डेटा टाइप में हम किसी कैरेक्टर को डिनोट करते हैं, या अगर इसको हम डेसिमल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो एज पर प्रीवियस इक्वेशन 2 to the power 8 इज इक्वल टू 256 डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी कैरेक्टर को डिक्लेरेशन में साइंड और अनसाइंड दो तरह का डिक्लेरेशन होता है। अगर हम सिंपल कैर या साइंड कैर यूज करते हैं तो इसका जो डेसिमल रेंज होगा वो -128 टू +127 होगा। अगर अनसाइंड कैर हम इनिशियलाइज करते हैं तो इसका डेसिमल रेंज होगा 0 to +255। दूसरा डेटा टाइप है इंटीजर। इससे हम किसी इंटीजर को डिनोट करते हैं। ये 16 बिट का होता है या 2 बाइट का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक 16 बिट का बाइनरी नंबर देख सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट नंबर है 4A8F इन हेक्साडेसिमल। इस इंटीजर में हम 2 to the power 16 इज इक्वल टू 65,536 कॉम्बिनेशन को डिनोट कर सकते हैं। इसको भी डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, साइंड और अनसाइंड। अगर हम इंट या साइंड इंट डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो डेसिमल रेंज होगा वो -32,768 टू +32,767। अगर हम अनसाइंड इंट डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेसिमल रेंज होगा 0 to +65,535। तीसरा डेटा टाइप है फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप से हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको प्रिसीजन कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे 1.27 या 319.23। इस तरह के नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये 32 बिट या 64 बिट दोनों तरह के होते हैं। नीचे एक 32 बिट का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद के जो 8 बिट हैं वो एक्सपोनेंट हैं और उसके बाद जो 23 बिट्स हैं वो फ्रैक्शन पार्ट होता है। इसके अलावा और भी डेटा टाइप होते हैं, जैसे शॉर्ट ये 2 बाइट का होता है, लॉन्ग 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता है, और एक डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। इससे हम टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज ए डेटा टाइप एंड आई एम ए स्ट्रिंग। तो इस तरह से स्ट्रिंग से हम किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लॉक सिग्नल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिना क्लॉक सिग्नल के हम किसी भी डिजिटल सिस्टम में कोई भी डेटा मूव नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिजिटल स्विच है और प्रेजेंट टाइम में इस स्विच के इनपुट पे डेटा 1 है और इसको ट्रांसफ़र करना है इसके आउटपुट पे। तो इस डिजिटल स्विच से डेटा तब ट्रांसफ़र होगा जब इसको हम कोई क्लॉक पल्स देंगे। तो इसको अभी हम एक क्लॉक पल्स देते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ही हमने क्लॉक पल्स दिया, इनपुट का डेटा आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो गया। तो क्लॉक का किसी भी डिजिटल सिग्नल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जितनी भी डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो सब क्लॉक सिग्नल पर ही डिपेंड होता है। किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफ़र करने का दो तरीका होता है, पैरेलल ट्रांसमिशन या सीरियल ट्रांसमिशन। तो अभी हम यहाँ पे इन दोनों ट्रांसमिशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक 1 निबल डेटा है, 1 निबल मीन्स 4 बिट डेटा है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहले पैरेलल और फिर सीरियल ट्रांसफ़र करके देखते हैं। यहाँ पे ये दो सिस्टम दिए हुए हैं। इसमें पहले सिस्टम से हमको पैरेलल डेटा दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है। ये क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स एक्सटर्नल भी हो सकता है या किसी इन दोनों सिस्टम में से कोई एक सिस्टम भी इंटरनली जनरेट कर सकता है। यहाँ पे ये पैरेलल डेटा लाइन है। ये डेटा लाइन एक्चुअली एक फिजिकल वायर ही होता है और क्लॉक पल्स का ये जो लाइन है ये भी फिजिकल वायर होता है। तो इस 4 बिट डेटा को हमें सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में ट्रांसफ़र करना है। अभी सिस्टम 1 में जिस रजिस्टर में ये डेटा सेव किया गया है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और सिस्टम 2 में जिस रजिस्टर में डेटा सेव करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसका भी स्टेटस 0 है। तो अभी यहाँ पे कोई भी क्लॉक पल्स नहीं है, तो सिस्टम 1 से डेटा सिस्टम 2 में ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम क्लॉक पल्स देंगे तो ये जो डेटा पैरेलल, मतलब कि ये जो बिट है MSB बिट है, वो सीधे डायरेक्ट इस वायर के थ्रू MSB में ट्रांसफ़र होगा।
उसके पहले वाला जो बिट है ये बिट सीधे डायरेक्टली इस वायर के थ्रू यहाँ ट्रांसफ़र होगा और ये वाला बिट यहाँ ट्रांसफ़र होगा और LSB यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे ही यहाँ पे एक क्लॉक पल्स आया, आपने देखा कि 1 1 0 1 ये चारों जो बिट हैं वो इस सिस्टम 2 के रजिस्टर में सेव हो चुके हैं। अब हम सीरियल डेटा ट्रांसफ़र का देखते हैं। सीरियल डेटा में ये क्लॉक सिग्नल का लाइन है और ये डेटा लाइन है। सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा लाइन एक ही होता है, सिंगल होता है, और एक क्लॉक लाइन होता है। तो इसमें सिस्टम 1 में वही सेम डेटा है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, और सिस्टम 2 का ये रजिस्टर है जो अभी रीसेट है, इसकी वैल्यू 00 है। तो इसको हम सीरियली ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब सिंगल लाइन पर ही डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सीरियल ट्रांसमिशन में सबसे पहले MSB बिट को ट्रांसमिट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आपने देखा एक क्लॉक पल्स आया, तो इस ये जो MSB बिट है ये बिट ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पे पहुँच गया, और ये धीरे धीरे बिट बाय बिट शिफ्ट होता जाएगा ऊपर की तरफ। अभी ये दूसरे क्लॉक पे ये दूसरा जो बिट था वो यहाँ आ गया, और जो MSB पे था वो यहाँ पे आ गया, और तीसरे क्लॉक में ये जो बिट है 0, ये 0 यहाँ पे आ गया, और ये जो दोनों बिट है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। और चौथे क्लॉक में ये चारों जो बिट हैं वो यहाँ पे आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि MSB में पहुंच गया और LSB में। तो ये डेटा 4 बिट का बिल्कुल सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में ट्रांसफ़र हो चुका है। इन दोनों ट्रांसमिशन का कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में हार्डवेयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे इसमें 4 लाइन हमें फिजिकली यूज करने पड़ेंगे। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हमें एक ही सिंगल लाइन डेटा लाइन होती है जिसपे डेटा को सीरियली हम ट्रांसफ़र करते हैं। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में सिंगल क्लॉक में सारे बिट ट्रांसफ़र हो गए हैं, जबकि सीरियल डेटा ट्रांसफ़र में हमें ईच बिट के लिए एक क्लॉक पल्स यहाँ पे देना पड़ता है। इसलिए सीरियल डेटा ट्रांसफ़र पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र के कंपैरिजन में स्लो होता है। तो ये जो 2 मोड हैं डेटा ट्रांसफ़र का, इसको हम आगे माइक्रो कंट्रोलर में यूज करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर में भी क्लॉक सिस्टम होता है, बिना क्लॉक का कोई भी माइक्रो कंट्रोलर वर्क नहीं कर सकता है। इसमें 2 तरह के क्लॉक सिस्टम होते हैं, इंटरनल क्लॉक और एक्सटर्नल क्लॉक। इंटरनल क्लॉक जो होता है वो इसी माइक्रो कंट्रोलर के चिप के अंदर ही इनबिल्ट होता है, इसमें उसी चिप के साथ फैब्रिकेटेड होता है। और एक्सटर्नल जो क्लॉक होता है उसको हम अलग से एक सर्किटरी के थ्रू, इसके कुछ डेडिकेटेड पिन होते हैं क्लॉक इनपुट के लिए, उससे हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो 2 कैपेसिटर C1 C2 जिन्हें लोड कैपेसिटर बोलते हैं से कनेक्टेड है, और वो माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट है। तो ये एक क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा, और इस माइक्रो कंट्रोलर में जो भी डेटा का मूवमेंट होगा इसी क्लॉक के बेस पे होगा। ये क्लॉक सिग्नल जितना ही फास्ट होगा, इस माइक्रो कंट्रोलर का डेटा ट्रांसफ़र या वर्किंग जो भी होगा वो बिल्कुल फास्ट होगा। तो माइक्रो कंट्रोलर का जो स्पीड होता है वो उसके क्लॉक पे डिपेंड करता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड करें, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग हम करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।